हेलो एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दी है क्लास 11th बिजनेस स्टडीज की एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी, जिसके अंदर हमने स्टार्ट करा है हमारा चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बच्चों, मैंने इतने अच्छे तरीके से उस चैप्टर को समझाना स्टार्ट करा है। जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन था उस चैप्टर के अंदर, उसको मैंने इतने अच्छे से समझाया है ना। एक बार इस लेक्चर को देखने से पहले आप उन लेक्चर्स को, जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो प्लीज एक बार उन लेक्चर्स को देख ले, सो डेट आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ पाए। तो बच्चों, इस लेक्चर से पहले वाले यानी कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? बच्चों, हम लोगों ने बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस सीखा था। हमने इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सीखी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो जिनको करके कि हमें पैसा मिलता है, हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना होता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जिन्हें करने के बाद बच्चों हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके बाद बच्चों, हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस देखा था। बिजनेस मतलब किसी सामान को बनाकर बेचना या खरीद के बेचना, बनाना, खरीदना या फिर बनाना, खरीदना, या तो बनाओ या खरीदो, या और प्लस प्लस उसको बच्चों बेचना, ये होता है बच्चों बिजनेस। हमने प्रोफेशन में पढ़ा था, प्रोफेशन मतलब जिस जगह पर आप लोग अपनी स्पेशल नॉलेज को अप्लाई करके पैसा कमाते हैं। क्लियर है? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, ये लोगों के पास कोई एसेट वगैरह थोड़ा ना होता। ये तो अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, हम लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं, जिससे कि हम लोगों को फायदा होता है, और उसी फायदे कराने के हम लोगों से पैसा लेते हैं। थर्ड बच्चों पढ़ाता है एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर एक एग्रीमेंट प्रेजेंट होता है। उस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम करेगा। तो जो पर्सन काम करेगा उस पर्सन को बोलते हैं एम्प्लॉई, और जिसके लिए काम करेगा उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस, क्या होता है बिजनेस, इस चीज को समझेंगे। क्या फीचर्स होते हैं बिजनेस के, यानी कि क्या क्या पॉइंट्स होना जरूरी है जो कि एक बिजनेस को बिजनेस बनाता है, क्या क्या पॉइंट्स होना उसमें जरूरी है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, कि बिजनेस करा क्यों जाता है। क्या बिजनेस खाली पैसा कमाने को करा जाता है? क्या बिजनेस खाली प्रॉफिट कमाने को करा जाता है? बात समझे या फिर नहीं समझे? तो ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास को करने के बाद बच्चों आप लोगों के दिमाग के पट एकदम खुल जाएंगे। अच्छा, बिजनेस ये होता है। आप लोगों ने जनरल साइंस में बिजनेस का मतलब तो पता होगा, लेकिन बच्चों आज की क्लास में जो हम बिजनेस पढ़ने वाले हैं वहां पर आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है, क्या चीज है जो बिजनेस को बिजनेस बनाती है। चलो बच्चों, आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइए बच्चों देखते हैं बिजनेस। सर बिजनेस क्या होता है? देखो, द टर्म बिजनेस इज derived फ्रॉम द वर्ड बिजी, दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। सर बिजनेस वर्ड आया कहां से? बिजनेस वर्ड आया एक वर्ड से, इसका नाम होता है बिजी। बिजी वर्ड से बिजनेस बना, यानी कि बिजी रहने को ही बिजनेस बोलते हैं। बिजी रहने को ही बिजनेस बोलते हैं। अब सर बिजी रहने को बिजनेस बोलते हैं, हाँ जी, किस चीज में बिजी रहने को बिजनेस बोलते हैं? आइए उसको भी पढ़ते हैं। Business refers to an occupation in which people regularly engage in the activities related to purchase, production or sale of goods and services with a view to earning profits. With a view to earning profits. मेरी बात ध्यान से देखना। बिजनेस का मतलब यहाँ पे क्या बताया? बिजनेस का मतलब एक ऑक्यूपेशन, यानी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको करके पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें कि पीपल रेगुलरली एंगेज रहता है। रेगुलरली मतलब उसी को करता रहता है, बार बार उसी सेम चीज को करता है, यानी कि वो एक्यूपेशन, वो एक्टिविटी जो कि एक इंसान बार बार करता है। अब उस एक्टिविटीज में वो क्या करता है सर? प्रोडक्शन परचेज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स। यानी कि गुड्स या फिर सर्विसेज को परचेज करेगा या प्रोड्यूस करेगा, गुड्स सर्विसेज को परचेज करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा, और उसको आगे चल के क्या कर देगा? बेच देगा। इसको बच्चों ध्यान से देखना, समझो। पहले एक बात करी बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब इन गुड्स एंड सर्विसेज को बच्चों पहले तो क्या करा जाएगा? या तो कहीं से खरीदा जाएगा, या उनको बनाया जाएगा, और उसके बाद उनको क्या कर दिया जाएगा? सेल कर दिया जाएगा।
इस बात को ध्यान से देखो, यही प्रोसेस आपको बिजनेस बताता है। आपने किसी गुड्स को या तो खरीदा और उसको बेच दिया, बिजनेस है। किसी सर्विस को खरीदा, उसको आगे बेच दिया, बिजनेस है। या फिर आपने किसी गुड को बनाया और आगे बेच दिया, बिजनेस है। या किसी सर्विस को बनाया और आगे बेच दिया, बिजनेस है। अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर गुड तो बना के बेच देंगे, गुड्स को खरीद के भी बेच देंगे। भाई सीधी बात है, अगर मान के चलो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ बेटा सैंडल्स का, मैं शूज बनाता हूँ, मान लो मैं शूज बनाता हूँ, शूज का मैन्युफैक्चरर हूँ, शूज बनाए, प्रोड्यूस करे, बेच दिए, गुड है, ठीक है। मैंने ऐसी शूज मान के चलो किसी से खरीदे और आगे बेच दिए, ये भी बिजनेस है, क्लियर है। अब लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल लिया शूज का, शूज मतलब गुड्स हो गया, जैसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सर्विसेज मतलब सेवाएं। सर सर्विसेज को कैसे हम लोग, मतलब सर्विसेज को बनाकर तो बेचा जा सकता है, सर्विसेज को बनाकर तो बेचा जा सकता है। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? सब फॉर एग्जांपल जियो क्या करता है बच्चों, हम लोगों से पैसे लेता है सब्सक्रिप्शन के। नेटफ्लिक्स हम लोगों से पैसे लेता है, Amazon प्राइम हम लोगों से पैसे लेता है, किस चीज के? बिकॉज दे आर गिविंग सर्विसेज टू अस, क्लियर है। तो दे आर प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज, वो क्या करते हैं बच्चों, सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? लेकिन सर सर्विसेज को खरीद के कैसे बेचा जा सकता है? सर्विसेज को बच्चों खरीद के कैसे बेचा जा सकता है? बच्चों होता है, सर्विसेज को भी खरीद के आगे बेचा जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे जैसे हम लोग बच्चों ऐप यूज करते हैं, ओला, उबर वगैरह। उस ऐप के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक मैप चलता है। तो सर वो मैप उन लोगों ने खुद नहीं बनाया होता, वो मैप कहीं से खरीदा हुआ होता है। कहने का मतलब गूगल जो है अपनी सर्विसेज बेच रहा है किन्हें, ओला और उबर को। देन वो उसका एक पूरा एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं जिसके अंदर गूगल से खरीदी हुई सर्विसेज भी हैं। देन उन सर्विसेज को वो हमें बेच देती हैं। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? यानी कि हम जो ओला उबर चलाते हैं, जोमेटो चलाते हैं, स्विगी चलाते हैं, उसके अंदर जो हम मैप देखते हैं, वो मैप बेटा खरीदा हुआ होता है किससे? एप्पल से, सॉरी गूगल से। वो लोग किससे खरीदते हैं? गूगल से खरीदते हैं। देन हम लोगों के आगे वही मैप दिखा देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज को इस तरीके से बेटा खरीद के बेचा जा सकता है। तो बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए सर? गुड्स एंड सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस करके बेचो या फिर खरीद के बेचो। अगर ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये काम हम लोग कर रहे हैं किस पे? रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। और हमारा मोटिव क्या है सर? अर्निंग प्रॉफिट्स। बात ही समझ में? तो इस चीज को बोलते हैं बिजनेस। यानी कि हम लोग कोई गुड्स को खरीद के या बनाकर बेच रहे हैं, किसी सर्विस को खरीद के या बनाकर बेच रहे हैं। खरीदना, बनाना और बेचना ये भी होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। दूसरा प्रॉफिट, मतलब हमारा जो मोटिव है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये तीन चीजें बेटा बिजनेस बनाता है, खरीदना, बेचना, बनाना, बेचना रेगुलरली, वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए। सर इसी एक्टिविटीज को हम लोग बिजनेस बोलते हैं। एग्जांपल फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। सब ये सब क्या करते हैं सर? प्रोडक्शन करके आगे बेचते हैं, प्रोडक्शन करके आगे बेचते हैं। सर यही तो बिजनेस है। बात आई समझ में या फिर नहीं है? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट ये देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। सर क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो कि एक बिजनेस को बिजनेस बनाती हैं? क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो कि एक बिजनेस को बिजनेस बनाती हैं? वो उनके फीचर्स बताते हैं। बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं सर? पहला जो फीचर्स है बिजनेस का वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस नाम से ही हमें पता लग गया कि कोई इंसान जब बिजनेस करता है तो उसके पीछे उसका मेन मोटिव होता है पैसे कमाना। तो जहां पर उसका मेन मोटिव बेटा पैसे कमाना है, जहां पर उसका मेन मोटिव पैसे कमाना है, तो वो अपने आप ही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। अब बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकिंग फॉर अर्निंग मनी, नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। यानी कि एक बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कब माना जाता है? एक बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी तब माना जाता है क्योंकि एक बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी तब माना जाता है जब वो बेटा उससे पैसा कमाएगा। उसका मेन मोटिव क्या है? उससे पैसा कमाना। तो बिजनेस बेटा स्टार्ट ही तब होता है क्योंकि वो उसका पीछे का जो मेन मोटिव होता है बेटा वो पैसा कमाना होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इंडिया के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी बिजनेस करना चाहता है, उसके पीछे का जो मेन मोटिव होता है बच्चों वो होता है पैसे कमाना। इस वजह से उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोला जाता है। सेकंड है बच्चों प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये पॉइंट अभी मैंने बताया था। यानी कि एक बिजनेस के अंदर ये बहुत जरूरी है कि वो बिजनेस गुड्स को खरीदे या फिर गुड्स को बनाए। ऐसे या तो सर्विसेज को खरीदे या सर्विसेज को बनाए।
ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर प्रोड्यूसेस और प्रोक्योर्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर। एक बिजनेस के अंदर ये बहुत जरूरी है कि एक बिजनेस या तो खुद गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए या वो किसी प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदे। ये पॉइंट होना एक बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है। देन अब सर खरीद लिया, बना तो लिया, क्या करना है सर? बेचना भी है, सेल करना है, उसे एक्सचेंज करना है उस गुड्स एंड सर्विसेज को। ये भी तो बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर। भाई आप बना के खरीद के अपने पास रखोगे थोड़े ना, आगे बेचना भी तो है। तो सर खरीदना प्लस बेचना। तो एवरी बिजनेस मस्ट सेल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस और प्रोक्योर्ड बाय द प्रोड्यूसर। यानी कि जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा या फिर कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करा किसी प्रोड्यूसर से, उसको बच्चा आगे बेचना भी तो जरूरी है। तो यही बिजनेस है, खरीदा आगे बेच दिया। गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस और प्रोक्योर फॉर द सेल्फ कंजम्पशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस। अगर कोई गुड्स बनाया जाता है बेटा खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए, या फिर कोई गुड्स खरीदा जाता है खुद के कंजम्पशन के लिए, तो वो बिजनेस में काउंट नहीं होता, वो बिजनेस में काउंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक फार्मर फार्मिंग करता है किस लिए? कि अपनी फैमिली को कंज्यूम करा सके वो सारी चीजें, मतलब उसने गेहूं उगाए, वो इस मोटिव से उगाया कि इन गेहूं को मैं खुद खाऊंगा और अपनी फैमिली को भी खिलाऊंगा। दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ कंजम्पशन। और फार्मर की उस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोला जाएगा। ऐसी मान के चलो आप दुकान पे गए, आपने बेटा एक जोड़ी शूज खरीदे, 1 पेयर ऑफ शूज खरीदा, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस, क्योंकि उसके पीछे का मोटिव बेटा सेल्फ कंजम्पशन था, आगे बेचना नहीं था। फोर्थ क्या है बेटा? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। ऑन द रेगुलर बेसिस मैंने बताया था ना, हमें खरीदना है, बेचना है, बनाना है, बेचना है, कैसे? रेगुलर बेसिस पे। कैसे बच्चों? रेगुलर बेसिस पे। अब देखो आगे, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट इट मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि हमें जो खरीदना बेचना है ना, तो हमें प्रोसेस फॉलो करना है खरीदने बेचने का, बनाने बेचने का, वो रेगुलर बेसिस पे करना है, बार बार उसी चीज को रिपीट करना है, तभी बिजनेस मानेंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट अ बिजनेस। यानी कि हमने एक बार खरीद के एक बार बेच दिया, या 2 बार खरीद के 2 बार बेच दिया, तो वो बिजनेस काउंट नहीं होगा। उसे रेगुलरली बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। बच्चों समझे? रेगुलरिटी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज मस्ट। सर बिजनेस ट्रांजैक्शन में रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक दो ट्रांजैक्शन करके बिजनेस बिजनेस नहीं बनेगा। इसका अगर मैं बच्चों एग्जांपल दूं, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? मान के चलो मैं जाकर, यानी कि विपुल बॉट 1 पेयर ऑफ शूज, 1 पेयर ऑफ शूज वर्थ ₹2000। मैंने बच्चों 2000 रुपए के शूज खरीदे। मेरे एक दोस्त को ये शूज पसंद आ गए, तो मैंने क्या करा? मैंने उसको, यानी कि विपुल सोल्ड देम टू हिज फ्रेंड फॉर ₹2500। अब सर प्रोसेस तो वही फॉलो हो रहा है कि मैंने पहले तो बाय करा और उसको आगे बेच दिया, लेकिन क्या ये रेगुलर है? क्या ये रेगुलर है? क्या ये बार बार होगा? क्या ये बार बार हो रहा है? नहीं सर। मैंने एक बार खरीदा और एक बार ही आगे बेचा, क्या इसमें रेगुलरिटी है? नहीं है सर। इस एग्जाम्पल के अंदर रेगुलरिटी है ही नहीं। इस एग्जाम्पल के अंदर सर रेगुलरिटी है ही नहीं सर, रेगुलरिटी प्रेजेंट नहीं है, तो ये बिजनेस नहीं है। ठीक है? तो अगर रेगुलरिटी प्रेजेंट नहीं है बच्चों, तो जब रेगुलरिटी प्रेजेंट नहीं है तो ये बिजनेस भी नहीं है। क्लियर है ना? आ जाओ। तो आपको 4 फीचर तो आगे होंगे समझ में, कि खरीदना है, फिर उसको बेचना है, और ये काम रेगुलरिटी पे करना है। आगे देखो, आगे क्या बोलता है? सर प्रॉफिट अर्निंग। मेन मोटिव क्या था सर बिजनेस करने का? बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या था? बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या था सर? प्रॉफिट कमाना। द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। If the profit motive is missing in the business transaction, then it cannot be considered as a business transaction. अगर आप कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आपके पीछे उस बिजनेस की ट्रांजैक्शन में पैसे कमाने का मोटिव ही नहीं है, मान के चलो मैं एक शूज की दुकान चलाता हूँ, मैं सारे कस्टमर्स को शूज बेचता हूँ प्रॉफिट के ऊपर, तो वो मेरा बिजनेस है। क्लियर है? लेकिन मेरी दुकान पर एक गरीब इंसान आ गया, उस गरीब इंसान ने बोला, भाई साहब मेरे पास पहनने को जूते नहीं हैं, क्या इतनी ठंड पड़ रही है, आप मेरे को शूज दे दो। तो मैंने उसको जूते दे दिए और उससे प्रॉफिट नहीं कमाया,
तो क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं, ये मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी कि मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन में मोटिव क्या होना चाहिए सर? प्रॉफिट कमाने का। क्लियर है बच्चों? सिक्स्थ क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क रिटर्न। मेरी बात ध्यान से देखो सर, जहां बिजनेस है वहां पर रिस्क है, जहां बिजनेस है वहां पर रिस्क है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क तो होगा ही होगा। हो सकता है किसी बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है, किसी बिजनेस में रिस्क कम होता है, लेकिन होता है। बिजनेस में रिस्क बच्चों होता है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिस्क इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में सर रिस्क होता है। इट इज नॉट सर्टेन दैट द बिजनेसमैन विल अर्न द एडिक्वेट प्रॉफिट एज मार्केट कंडीशन में चेंज, दिस में लीड टू द लॉस टू द बिजनेस। कहने का मतलब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर थोड़ा सा क्या होता है सर? रिस्क होता है। रिस्क तो होता है, आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं सर बिजनेस के अंदर। बट मेरी बात, एक बात बच्चों ध्यान से रखना, फिर भी अभी आप बोल रहे होंगे सर अगर रिस्क होता है तो बिजनेस करा क्यों जाता है? क्योंकि बच्चा जहां रिस्क है वहां रिटर्न है। जितना ज्यादा आपका रिस्क होता है ना, उतना ज्यादा कमाने की क्षमता भी होती है बिजनेस के अंदर। बात आई समझ में? आप फिर नहीं आई? यानी कि आप लोग जब बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होगा, जिसकी वजह से आपको खतरा हो सकता है लॉस होने का, आपको खतरा बच्चा हो सकता है लॉस होने का। बात आई समझ में नहीं आई? अब वो लॉसेस कैसे होते हैं? मान के चलो मार्केट कंडीशंस बदल गई, मार्केट कंडीशंस बदल गई, मार्केट की डिमांड बदल गई। आप लेकर आ रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम लोग टीवी पे फैशन देख लेते हैं ना, लड़कियों में तो खासकर ये चीजें होता है। लड़कियां गई, उन्होंने सीरियल में किसी हीरोइन को देखा एक पर्टिकुलर ड्रेस के अंदर, तो वो ट्रेंड मार्केट में बहुत जल्दी आ जाता है। अब मान के चलो आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आपने कहा अरे वाह ये तो बहुत सामान बिक रहा है, हम इसी सामान को खरीद के लेकर आएंगे, उसी को बेचेंगे। पता लगा जब तक आप वो सामान को खरीद के लेकर आए, मार्केट की डिमांड बदल गई, अब किसी और हीरोइन का फैशन जो है मार्केट के अंदर आ गया। तो ये एक रिस्क होता है कि कब मार्केट कंडीशन बदल जाए और आपको नुकसान हो सकता है। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? तो आप लोगों को फीचर समझ में आ गए होंगे। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा परचेज एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो तीसरा होता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। उसके बाद आपका प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न रिस्क। ये सारे फीचर्स अगर आप लोग देखेंगे तो आपकी बिजनेस की डेफिनेशन से ही मिल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। सर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बच्चों बिजनेस के ना 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। बिजनेस करने के पीछे 3 मोटिव होते हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सर कौन कौन से? सर कौन कौन से? सर पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों वो होता है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों वो होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव। जो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों वो आपका होता है क्या? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या क्या चीजें होती हैं सर इनमें? क्यों अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं? इनको बड़े ध्यान से समझना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बच्चों कि रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी, जो कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी माना जाता है। कहने का मतलब एक बिजनेस जब करा जाता है तो उसके पीछे जो सबसे मेन रीजन होता है वो होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कि एक बिजनेस करा जाता है पैसे कमाने को, एक बिजनेस करा जाता है पैसे कमाने को। तो एक बिजनेस के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? जो सेकंड होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि रिलेटेड टू सोसाइटी। रिलेटेड टू सोसाइटी कहने का मतलब सर आप बिजनेस करते तो हैं, आपके बिजनेस का मेन मोटिव पैसा कमाना होता तो है, माना, लेकिन सर वो खाली वही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक बिजनेस प्रॉफिट कमाना के लिए करा तो जाता है, यानी कि प्रॉफिट कमाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वही इकलौता ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रॉफिट कमाने के अलावा भी बिजनेस को कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि वो सोसाइटी के लिए क्या सोच रहा है, एक बिजनेस सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी ध्यान में रख के हमें बिजनेस चलाना पड़ता है। हम प्रॉफिट तो कमाएंगे मान लिया, लेकिन क्या वो सोसाइटी को एक वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है या फिर नहीं करवा रहा? बात आई आपकी समझ में या फिर नहीं आई? मान के चलो आप कोई गुड्स ऐसा बना रहे हो जिस गुड्स से सोसाइटी को फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं बेटा, सोसाइटी को फायदा हो रहा है, सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरह वो गुड काम कर रहा है, तो आपको सोशल ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रख के अपने बिजनेस को करना पड़ता है। क्लियर है? सर नेक्स्ट होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एम्प्लॉइज।
रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। क्या मतलब हुआ सर? सर अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपके लिए काम करने वाले कुछ लोग तो होंगे आपके साथ, आपके कुछ एम्प्लॉयज तो होंगे। तो क्या आपका बिजनेस उन एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ को बेटर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं आपके बिजनेस को, उन लोगों को भी साथ में रख के चलना पड़ेगा, उन लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उन लोगों को छोड़ दोगे। तो बिजनेस को ना 3 तरीके से दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव होता है वो होता है पैसा कमाना, है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा, खाली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही बिजनेस का पार्ट नहीं होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी के लिए भी बिजनेस को सोचना चाहिए। एक बिजनेस को उन प्रोडक्ट्स में डील करना चाहिए जो प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, सो दैट सोसाइटी को एक अच्छा इनपुट मिले। क्लियर है? नेक्स्ट होता है बच्चों क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं क्या उनकी लाइफ आपकी बिजनेस की वजह से बेटर हो रही है नहीं हो रही, क्या आपका बिजनेस उन लोगों के लिए ध्यान रख पा रहा है या फिर नहीं रख पा रहा, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। आइए बच्चों इनको ना डिटेल में पढ़ते हैं, देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बच्चों 3 होते हैं क्या, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, और तीनों चीजों के लिए आपको पैसे कमाने पड़ते हैं। तीनों चीजों के लिए आपको पैसे कमाने पड़ते हैं, ये तीनों चीज बच्चा पैसे से ही रिलेटेड होती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ध्यान से बच्चों देखो, सर सर्वाइवल का मतलब क्या है? सर्वाइवल का मतलब क्या है कि एक बिजनेस को अगर मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, यानी कि मार्केट के अंदर जिंदा रहना है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आते हैं और थोड़े दिन के अंदर बंद हो जाते हैं, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आते हैं और बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। तो सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सर जो बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं यानी कि वो बिजनेस मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाए, खत्म हो गए, और जो बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलते हैं वो बिजनेस मार्केट के अंदर सरवाइव कर रहे हैं, यानी कि जिंदा रह रहे हैं। तो सर बिजनेस का जो पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सर्वाइवल। अब बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सर बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी कॉस्ट को कवर करता रहे। इस चीज को देख लो बेटा, इस चीज को ध्यान से समझो। एक बिजनेस अगर अपने खर्चे को कवर कर रहा है, एक बिजनेस अपने खर्चे निकाल रहा है, मैं कहता हूं प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा उसको अलग रख दो। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने खर्चे कवर कर लिए, उसके बाद आप जितना भी पैसा कमाते हो वो आपका प्रॉफिट है, यानी कि खर्चे कवर करने के बाद आप जितना भी प्रॉफिट कमाते हो वो आपका क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर है? तो अगर एक बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अगर स्टार्टिंग में अपने खर्चे भी कवर कर लेगा ना, वो मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकता है। मैं कहता हूँ प्रॉफिट नहीं भी कमाएगा बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपने खर्चे कवर कर ले, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर आकर बिजनेस खड़ा हो जाए, वो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर लेगा। तो सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? कॉस्ट को कवर करना। The basic purpose of every organization is to survive and exist in the market competition for a long period of time. हर बिजनेस के लिए बेटा बहुत जरूरी है कि वो मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक के लिए टिका रहे, मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक के लिए सरवाइव करे। और ये काम करने को सर बिजनेस को क्या करना पड़ेगा कि वो एटलीस्ट अपनी कॉस्ट को कवर कर ले, अपने खर्चे को कवर कर ले। अगर एक बिजनेस में महीने का 5 लाख रुपए खर्च हो रहा है तो वो इतनी सेल तो उसे एटलीस्ट करनी चाहिए कि वो अपने 5 लाख रुपए को कवर कर ले। अगर वो अपने खर्चे कवर करता रहेगा तो बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। अगर खर्चे कवर नहीं कर पाएगा बिजनेस लॉसेस में जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा बिजनेस के पास और आगे ऑपरेट करने को पैसा नहीं होगा और बिजनेस बंद हो जाएगा। बिजनेस बंद इसी वजह से होते हैं, लॉसेस पे काम करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि पैसा खत्म हो गया, उनके पास अब आगे पैसा बचा ही नहीं बिजनेस को चलाने के लिए, और बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है? सेकंड होता है बच्चों क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब अब आप खर्चे आपने कवर कर लिए, अब खर्चे के बाद आप जितना पैसा कमाओगे ना वो होते हैं बच्चों आपका प्रॉफिट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हर बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि उस बिजनेस को प्रॉफिट कमाना पड़ता है। अगर एक बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो वो बिजनेस अच्छा है, और प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस को सेटअप करा जाता है। Profit is essential for survival, growth and expansion of business. Profit is a reward to the businessman for bearing risk. यानी कि अगर आपको सरवाइव करना है तब भी आपके लिए प्रॉफिट जरूरी है। बात आई समझ में? अगर आपको ग्रोथ करना है तब भी प्रॉफिट जरूरी है। बात आई समझ में बच्चा? प्रॉफिट इज रिवॉर्ड टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। मैंने अभी एक चीज बात बोली थी कि आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड भी मिलता है।
यानी कि रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवॉर्ड, कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ज़्यादा प्रॉफिट होने के भी चांसेस होंगे। तो सर बिजनेसमैन बिजनेस करता क्यों है? क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है। तो अगर वो रिस्क ले रहा है तो उसके पीछे का मोटिव क्या होगा कि उसे बदले में प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। थर्ड होता है बच्चों ग्रोथ। अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमा रहा है और उस प्रॉफिट को, उस कमाए हुए प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर रहा है, बात ही समझ में, तो बिजनेस क्या करेगा? ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, मान के चलो मैंने ना 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट करा। बिगिनिंग में मैंने 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट करा। बिगिनिंग में मैंने ओनली 1 लाख रुपीज से अपने बिजनेस को स्टार्ट करा। क्लियर है? क्लियर है। और 1 साल बाद यानी कि आफ्टर 1 ईयर जो मेरे को प्रॉफिट हुआ, जो बच्चों मेरे को प्रॉफिट हुआ, वो मेरा प्रॉफिट था कितना? मेरा प्रॉफिट सपोज करो 10,000 रुपीज था। मेरा प्रॉफिट बच्चों कितना था? 10,000 था। मेरे को एक बात बताओ, अब मेरा बिजनेस कितने का हो जाएगा? सर 1 लाख का आपने लगाए थे, आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आपका बिजनेस कितने का हो गया? 1,10,000 रुपये का हो गया। अब मैंने क्या करा? आफ्टर 2nd ईयर, अब मेरे को दूसरे साल के बाद क्या हुआ? सर मेरे को दूसरे साल के बाद अब मेरे को 25,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि दूसरे साल के बाद आपका बिजनेस कितने का हो गया सर? 1,35,000। अब इस चीज में बच्चा आप क्या देख पा रहे हो? उस चीज में आप ना क्या देख पा रहे हो? देख पा रहे हो कि जो बिजनेस 1 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ, उस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट कमाने की वजह से ही वो बिजनेस 1 लाख रुपए से 1,35,000 का हो गया, 1,35,000 रुपए का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा था। तो प्रॉफिट एक बिजनेस को हेल्प करता है ग्रो करने में, बढ़ने में एक बिजनेस को मदद करता है प्रॉफिट, बढ़ने में एक बिजनेस को मदद करता है कौन? प्रॉफिट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। सर एक बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, एक बिजनेस के लिए ग्रो और एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि बिजनेस बढ़े भी, बिजनेस का स्केल भी बढ़े, कि जहाँ पर हम लोग सर महीने का 10 लाख का बिजनेस कर रहे हैं, हमारा महीने का 15 लाख 20 लाख का बिजनेस हो जाए, इसे बोलते हैं ग्रोथ। और एक्सपेंशन का मतलब होता है अगर हम एक फैक्ट्री चला रहे हैं, एक दुकान चला रहे हैं, वो 2-4 फैक्ट्री हो जाए या 2-4 दुकानें हो जाए। बात आई समझ में? आप नहीं आई? ग्रोथ का मतलब नंबर्स बढ़ जाए, यानी कि आपकी सेल्स बढ़ जाए, और क्या बोलते हैं आपका एक्सपेंशन का मतलब जो आपकी फैक्ट्रीज हैं या शॉप्स हैं उनके नंबर्स बढ़ रहा है, ब्रांचेस बढ़ जाए। The success of an organization is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of number of branches, number of products, etc. यानी कि एक बिजनेस की सक्सेस कब नापी जाती है? जब वो बिजनेस ग्रो करता है। ग्रोथ कैसे पता लगती है? ग्रोथ कैसे पता लगती है? या तो बिजनेस की सेल्स इंक्रीज हो रही है, या बिजनेस की ब्रांचेस इंक्रीज हो गई, बिजनेस ने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, उसको बोला जाता है ग्रोथ। अब जैसे अब आप देखते होंगे बहुत से, मैं स्विगी का एग्जांपल लेता हूँ। स्विगी की अगर मैं बात करूँ ग्रोथ की, तो स्विगी जब स्टार्ट हुआ था वो कुछ लिमिटेड सिटीज में स्टार्ट हुआ था। हर कंपनी, हर स्टार्टअप एक लिमिटेड सिटी से स्टार्ट होता है। पहले 1-2 सिटीज में काम करता है, वहां पर अपने पैर जमाता है, देन वो अपनी सिटीज को बढ़ाता है। तो स्विगी ने भी ऐसे करा। अब वो इंडिया की 2 टायर सिटीज में, हर 2 टायर सिटीज में तो अवेलेबल है। स्विगी इंडिया के 2 टायर सिटीज में तो अवेलेबल है। आप उन 2 टायर सिटीज में मैसेज करो या ऑर्डर करो, आपके घर पर आपका खाना आ जाएगा। ये तो हो गई बच्चा ग्रोथ की, उसने अपनी ब्रांचेस बढ़ा ली एक तरीके से। क्लियर है? साथ में कि स्विगी ने अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाए नहीं बढ़ाए? हाँ जी बढ़ा लिए। स्विगी ने स्टार्ट करा था फूड डिलीवरी से। आज स्विगी क्या बोलते हैं, फूड डिलीवरी के साथ साथ इंस्टामार्ट, यानी कि स्विगी का जो अपना खुद का ग्रोसरी मार्केट है, स्विगी वो भी चला रहा है, उसका प्रोडक्ट बढ़ गया। साथ के साथ स्विगी जिनी, यानी कि अगर आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है छोटा मोटा, तो वो भी स्विगी करने को तैयार है। तो यानी कि स्विगी ने ग्रोथ कैसे करी? सर एक तो अपनी सेल भी बढ़ाई, ठीक है, सेल कैसे बढ़ी? उसने ब्रांचेस बढ़ा ली, साथ में अपने प्रोडक्ट्स भी बढ़ा लिए। क्लियर है बच्चों? तो आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे, यानी कि प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। आप ऐसे याद करो, सर्वाइवल क्या मतलब, क्या पहले कॉस्ट कवर करी, उसके बाद प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट से ग्रोथ करी। आप ऐसे चेन से भी याद कर सकते हैं। पहले कॉस्ट कवर करी जिससे कि मार्केट के अंदर आप सर्वाइव कर सकते हो, उसके बाद आपने प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट की मदद से आपने ग्रो करा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म आप एसपीजी भी लिख सकते हो, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्लियर है? नेक्स्ट होता है बच्चे सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब कि एक बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या काम करता है। बिजनेस ऑफ कोर्स पैसे कमाने को करा जाता है, लेकिन क्या वो सोसाइटी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ये भी बिजनेस को ध्यान में रखना पड़ता है।
Supply of desired quantity, quality of product. Customer prefers to buy the products only when they are of satisfactory quality and are available at the reasonable price. मेरी बात की तरफ ध्यान से सुनो। एक बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, लेकिन कैसा प्रोडक्ट बनाकर बच्चों? ऐसा प्रोडक्ट बनाकर जो प्रोडक्ट कस्टमर को फायदा दे, कस्टमर को क्वालिटी प्रोवाइड करवाए, कस्टमर की जिंदगी आसान बनाए, कस्टमर को ऐसा लगे कि जो पैसा मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करा है उस पैसे का पूरा फायदा मेरे को मिल रहा है। क्लियर है? तो एक प्रोड्यूसर को, एक बिजनेसमैन को इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर उन चीजों को खरीदना ज्यादा पसंद करता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है और जो एक रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। यानी कि आप क्वालिटी भी बेटर रखिए, प्राइस भी रीजनेबल रखिए, उसको अपने आप ही उस प्रोडक्ट से सोसाइटी को फायदा होने लगेगा और आपका प्रोडक्ट बिकने भी लगेगा, आपको ही फायदा है अल्टीमेटली। टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन, टू मेंटेन अ गुड विल, द बिजनेसमैन मस्ट सप्लाई प्रोडक्ट विद द राइट क्वालिटी एट द राइट प्राइस। अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में जमाना है, मार्केट में सर्वाइव करवाना है, तो आप इस बात का ध्यान रखो कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो और वो एक अच्छे दाम पर, एक रीजनेबल प्राइसेस पर मार्केट के अंदर बिक रहा हो। क्लियर है? तो उससे अल्टीमेटली सोसाइटी को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, लोग आपका ही प्रोडक्ट आकर खरीदेंगे। बहुत सी कंपनियां ऐसी आती हैं बेटा, आती हैं, पैसे महंगे भी लेती हैं, लेकिन क्वालिटी के कपड़े या क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट हम लोगों को नहीं देती हैं। तो हम लोग नाराज होते नहीं होते? यार कैसी कंपनी है बताओ, पैसे का ध्यान रखती है, प्रॉफिट का ध्यान रखती है, ये तो है नहीं कि हमें अच्छा कोई प्रोडक्ट बनाकर दे दे। हम बोलते हैं या फिर नहीं बोलते? कभी कभी हम लोग खाना खाने जाते हैं और बहुत महंगा खाना होता है किसी रेस्टोरेंट का, लेकिन उसके बाद भी हमें वो स्वाद नहीं मिलता जो स्वाद हमें चाहिए होता है। हम बोलते नहीं बोलते? तुम तो बस पैसे कमाने में लगे रहो, ये नहीं कस्टमर को क्या चाहिए उस बात पे ध्यान दे दें, ये नहीं कि अच्छा खाना बनाकर हम लोगों को दे दो। बोलते नहीं बोलते हम लोग? तो इसी वजह से बोलता हूँ कि हम भी बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पैसा हम लोग उसे दे रहे हैं उसके बदले में हम लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। ठीक है? सेकंड होता है बच्चों क्या? अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बच्चों गलत तरीके से बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस करने का एक फेयर तरीका होना चाहिए, एक ईमानदारी वाला तरीका होना चाहिए। गलत तरीके से बिजनेस को मत करो। जैसा एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इंक्लूड ब्लैक मार्केटिंग, अडल्टरेशन, होर्डिंग, ओवरचार्जिंग एक्सेट्रा। क्या होता है बच्चों, इधर से ध्यान से देखो, कोई बिजनेस क्या करता है सर, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब उसने क्या करा, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट के अंदर बंद कर दी। अपने प्रोडक्ट की सप्लाई क्या कर दी उसने? मार्केट के अंदर बंद कर दी, और सेकेंडरी मार्केट के अंदर वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसे बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। कहने का मतलब ओरिजिनल सोर्स से प्रोडक्ट नहीं मिलता, किसी और जरिए से प्रोडक्ट मिलता है, महंगे पर मिलता है। ऐसा बिजनेसेस करते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग बिजनेस को शोभा नहीं देती। एडल्टरेशन, आज आप देखते होंगे सब मिलावट के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं खाने पीने में, हम लोग बहुत परेशान है कि ये मिलावट का प्रोडक्ट है, इसमें ये मिला हुआ है, इसमें वो मिला हुआ है, ये इसकी क्वालिटी खराब है, इसके अंदर ये मिलावट कर रखी है। तो एडल्टरेशन भी नहीं करना चाहिए। आप सोसाइटी के साथ छेड़छाड़ करोगे, सोसाइटी आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, अल्टीमेटली आपको ही नुकसान है। ओवर चार्जिंग नहीं करनी चाहिए भाई, अपने दाम बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ। आप सामान दे रहे हो 100 रुपए का, उससे ले रहे हो 500 रुपए। कोविड में लोगों ने करा भी था और उनकी दुकानें बंद हो गई, आज तक नहीं चल रही उनकी दुकानें। कस्टमर बेटा सब याद रखता है कि किसने किसके साथ क्या करा था। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? लोगों ने कोविड में लोगों का फायदा उठाया था, मजबूर लोगों का। 5 रुपए की चीजें 15-15 रुपए की बेचना स्टार्ट करा था। उससे क्या हुआ, उनकी दुकानें शट हो गई और उसके बाद आज तक उनकी दुकानें नहीं खुली। गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उनके ऊपर। ठीक है? नो सोसाइटी एक्सेप्ट दिस प्रैक्टिसेस, कोई इस चीज को टॉलरेट नहीं करता। दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट गुड फॉर द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। सर इससे बिजनेस की रेपुटेशन खराब हो जाती है, एज वेल एज इट इज पनिशेबल अंडर द लॉ। और सर अगर किसी को ये चीज़, यानी कि गवर्नमेंट को ये चीज़ पता लगती है, ये चीज़ कानून की निगाह में आती है, तो इस पे पनिशमेंट भी मिलता है। द बिजनेसमैन मस्ट हैव सोशल ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड दीज प्रैक्टिसेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सर बिजनेसमैन को सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ेगा, अगर उसे अपना बिजनेस जमाना है तो। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। Employment is a major problem for every society. The businessman must create employment opportunities and help in overcoming these basic problem of developing countries. सर डेवलपिंग कंट्रीज में आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हर आदमी के पास काम होना चाहिए। वो काम किस तरीके से आएगा? जब कंपनी का बिजनेस सेक्टर बढ़ेगा, जिस कंट्री का बिजनेस सेक्टर बढ़ेगा, तो एक बिजनेस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि भैया एम्प्लॉयमेंट दो लोगों को। एक सोसाइटी के लिए काम ही तो करेंगे,
तो जब एम्प्लॉयमेंट एक बिजनेस जब एक बिजनेस लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा तो उस डेवलपिंग कंट्रीज का भला ही होगा, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फोर्थ है बच्चों क्या, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विस। पार्टिसिपेटिंग इन सोशल सर्विस प्रोग्राम एड्स टू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी कैन एस्टेब्लिश इट्स पब्लिक इमेज। सर आपको आपको पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए डायरेक्टली भी कुछ करना चाहिए। एक बिजनेस को पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए डायरेक्टली भी कुछ करना चाहिए। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे स्टार्ट करने चाहिए जिससे सोसाइटी को डायरेक्ट फायदा हो। कि कभी कभी क्या करती है कोई कंपनी ना, कोई स्किल प्रोग्राम चालू कर देती है गांव के लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, जिससे उनके पास एक स्किल पहुंच जाती है जिसके जरिए से वो पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा लिमिटेड स्पेंडिंग अ फिक्स अमाउंट ऑन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट। टाटा यही तो काम करती है, आपको टाटा का पता ही होगा वो सोसाइटी के लिए कितना सोचती है, कि कहीं पर गरीबों के लिए कुछ काम करवा दिया, कहीं पर किसी को कुछ पढ़ाई फ्री में करवा दी, या कहीं को फैक्ट्री फ्री में खुलवा दी। ऐसे काम करवाती नहीं करवाती टाटा। क्या पीछे उसका मोटिव होता है, उसके पीछे दो मोटिव होते हैं कि पहली बात तो सोसाइटी का भला हो, दूसरी बात अगर मैं यहाँ खड़े होकर टाटा की तारीफ कर रहा हूँ और आप वीडियो देखते देखते अपनी गर्दन हिला रहे हो, हाँ सर ठीक बोल रहे हैं, तो यानी कि टाटा की रेपुटेशन अच्छी हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो ये काम बिजनेस की रेपुटेशन के लिए भी अच्छा होता है। Avoidance of pollution. It is a moral duty of the business to come forward and help in solving the problem of pollution. The businessman must adopt environment-friendly techniques of production and should drain the waste material in such a way that these do not pollute the environment. Sir, pollution भी हमारे आगे बहुत एक बड़ा चैलेंज है। अगर बिजनेसमैन अपने अपने ध्यान रखे कि हमें वो टेक्निक्स का यूज़ करके प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो, हमें वो ड्रेनेज सिस्टम को सेटअप करना चाहिए जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो, हम लोग अपने नेचर में, नेचर की प्रॉस्पेरिटी में पार्टिसिपेट कर पाएँ। अगर इस चीज़ का ध्यान एक बिजनेसमैन रखेगा तो वो सोसाइटी की बहुत हेल्प कर रहा है, वो सोसाइटी की बच्चों बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों क्या, ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पढ़ो पहला, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। अगर कोई इंसान आपके बिजनेस के लिए काम कर रहा है, यानी कि आपके बिजनेस का कोई एम्प्लॉय है, आप ध्यान रखो उस एम्प्लॉय को एक अच्छा वर्किंग कंडीशन मिले, उसे वो काम करने का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो उसके लिए अच्छा हो, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे लोगों के आसपास वो होना चाहिए। भाई अगर आप एनवायरनमेंट अच्छा बनाओगे तो सारे लोग खुश होंगे ना, और वो कोई भी आएगा तो वो भी खुश रहेगा। तो एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपके वॉशरूम साफ होने चाहिए, आप वो जिस जगह पर आपके लिए काम करेगा वो जगह पर्टिकुलरली साफ होना चाहिए, ठीक है, उसको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होना चाहिए, अच्छा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस। कोई भी इंसान आपके लिए काम करेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना, बिजनेसमैन को इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले, उसको एटलीस्ट इतने पैसे मिले जो कि मार्केट के अंदर चल रहे हैं। अगर किसी काम को करने के 30,000 पर मंथ है तो एटलीस्ट उसे 30,000 पर मंथ तो मिले ही, और वो उसमें सेटिस्फाई भी होना चाहिए। क्लियर है। थर्ड है क्या बच्चों, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। बहुत सी अच्छी कंपनी क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम चलाते हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती रहती हैं हर 2 महीने 3 महीने में, जिससे कि एम्प्लॉयज़ डेवलप हो सके, एम्प्लॉयज़ की स्किल हर टाइम बाय टाइम इंक्रीज कर सके। अल्टीमेटली देखो बात समझो, इसका दोनों को ही फायदा है। एम्प्लॉयज़ को भी क्या लगेगा, अरे वाह कंपनी मेरे बारे में इतना सोच रही है, मेरे को तो नॉलेज ही बढ़ रही है ना, मेरे पास तो स्किल डेवलप हो रही है जिससे मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। कंपनी को फ़ायदा ये है कि उसको ऐसे बंदे मिल रहे हैं जो कि अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा नॉलेजेबल हो रहे हैं, और ज़्यादा वो प्रोडक्टिव साबित होंगे कंपनी के लिए। तो दोनों को फ़ायदा है, दोनों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। Peer recognition and respect by encouraging employee to take initiative and participating in decision making। बच्चों आप लोग क्या देखते हो कि घर पे कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना, अगर आपसे कभी सलाह पूछी जाए तो आपको कितना अच्छा लगता है। मान के चलो पापा ने बोला कि बेटा हम लोग ना इस साल गाड़ी खरीदने वाले हैं, हमारा बजट जो है 15 लाख रुपए का है, मेरे को एक चीज़ बताओ कि कौन सी गाड़ी लें। अगर पापा आपसे ये चीज़ पूछ लें, अगर पापा आपसे ये चीज़ पूछ लें, आपको कितना अच्छा लगेगा, अरे वाह मेरी चलेगी अब घर में। ऐसे ही सर एम्प्लॉयज़ को भी अच्छा लगता है जब बिजनेस कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है ना, और एम्प्लॉयज़ से वो डिसीजन मेकिंग करवाई जाए, एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाए, एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा लगता है, उसे रिकॉग्नाइज्ड फील होता है, उसे ऐसा लगता है अरे वाह मेरी भी एक वैल्यू है। तो ऐसे अगर पीयर रिकॉग्निशन हो या फिर रेस्पेक्ट दी जाए एम्प्लॉयज़ को, उसे एंकरेज करा जाए, तो वो उस बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रूफ हो जाएगा।
फिफ्थ है प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। ये कुछ बच्चों बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जिसके लिए एक एम्प्लॉय कमाता है। अगर ये बेसिक फैसिलिटीज में एक कंपनी अपने एम्प्लॉय का कुछ कुछ हेल्प कर दे तो एम्प्लॉय बहुत खुश होता है। बात आई समझ में? या फिर नहीं? एम्प्लॉयज कहता है अरे तू टेंशन मत ले, कंपनी ने बोला एम्प्लॉय को अरे तू टेंशन मत ले, मैं ना तेरे को एक मेडिकल इंश्योरेंस करवा देता हूँ मेरी तरफ से, कंपनी करवा के देती है। तो एम्प्लॉय का फायदा क्या हुआ यार, उसे वो 5-10 हज़ार रुपये साल के, 15-20 हज़ार रुपये साल के खर्च करने की जरूरत नहीं है, कंपनी की तरफ से उसे मिला इंश्योरेंस, और जिससे वो खुद को सिक्योर फील करेगा। तो उसकी कंपनी के लिए जो रेस्पेक्ट होती है, कंपनी के लिए जो लॉयल्टी होती है वो इंक्रीज करती है। उसने कहा अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन मत ले, मेरे स्कूल चलते हैं, मेरे स्कूल में जाके अपने बच्चों को पढ़ा ले। रिलायंस करता है ये। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे जो रिलायंस में काम करते हैं और उनके बच्चे रिलायंस के खुद के स्कूल में पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। रिलायंस करता है ये, और वो इतने ज्यादा लॉयल है ना उस कंपनी के लिए, मतलब वो कहता है नहीं नहीं रिलायंस तो हम लोग छोड़ेंगे ही नहीं यार, हमारे घर जैसी कंपनी है। क्यों? रिलायंस उन्हें घर जैसा फील देता भी है, उनको रहने के लिए फ्लैट देता है जो कि बहुत अच्छे फ्लैट्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रहो, आपकी सैलरी से बहुत छोटा सा पोर्शन काटेंगे, उस छोटे से पोर्शन में ही आपको रहने को घर मिल रहा है, आपके बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, आपको फ्री मेडिकल सर्विसेज मिल रही हैं, इतनी सारी चीजें अगर आपको मिल रही हैं, आप उस कंपनी को क्यों छोड़ेंगे? तो ऐसे ही बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है बच्चा। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। सर बिजनेस का रोल क्या होता है, सॉरी प्रॉफिट का रोल क्या होता है बिजनेस के अंदर? एक बात, मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनो। हर बिजनेस के लिए जो मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, बट वो इकलौता मोटिव नहीं होता। मेरी बात को अच्छे से ध्यान से समझो। अभी हमने पढ़ा था ना, प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव है, बिल्कुल माना, लेकिन इकलौता मोटिव नहीं है, उसके अलावा भी बिजनेस के अंदर कुछ मोटिव होने चाहिए। लेकिन प्रॉफिट मेन मोटिव क्यों है, उसका रोल क्या है बिजनेस के अंदर, हम वो भी तो सीखना जरूरी है। आओ वही इस चीज में देखते हैं। पहला क्या है बच्चों? सर्वाइवल। मैंने बोला आपको ये चीज, क्या a business and a businessman cannot survive for a long time without earning adequate profit। सर अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस जो है मार्केट के अंदर बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन द बिजनेस। तो प्रॉफिट इज नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेंबर्स। सर अगर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा तो मार्केट के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो उसे अपने पास से पैसा उस बिजनेस को चलाने के लिए लगाना पड़ेगा। एंड टाइम पे जहाँ बिजनेस से पैसा उसे मिलना चाहिए था वो उल्टा बिजनेस को पैसा दे रहा है लॉसेस के केस में। तो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका बिजनेस उसे प्रॉफिट कमा के दे, सो डेट वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। सेकंड क्या है? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सर बिजनेस को एक्सपेंड और ग्रो भी तो करना है, अभी बताया था ना मैंने। बिजनेस को एक्सपेंड और ग्रो करने के लिए प्रॉफिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो द बिजनेस इज एक्सपेंडेड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सर एक बिजनेस तभी क्या बोलते हैं आपको एक्सपेंड कर सकते हो जब वो एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होगा। When the profit is large, a part of it can always be reinvested for expansion and diversification of the production and other operation of the business। अभी मैंने बच्चों आपको एक एग्जांपल दिखाया कि मैंने बिजनेस 1 लाख से स्टार्ट करा और प्रॉफिट कमाने की वजह से मेरा बिजनेस 1,35,000 का हो गया जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो जब आप ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो तो वो आपकी एक्सपेंशन में ऑफ कोर्स मदद करता है, क्योंकि आप उस प्रॉफिट को दोबारा से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर देते हो। आपने प्रॉफिट कमाया, आपने उस प्रॉफिट को दोबारा से बिजनेस के अंदर लगा दिया। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? तो इसकी वजह से आप बिजनेस के अंदर एक्सपेंड कर सकते हो, चाहे तो आप अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, क्लियर है, और अदर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस किसी भी तरीके से आप अपना एक्सपेंड कर सकते हो। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी एंड इंडेक्स ऑफ द परफॉर्मेंस। सर हम कैसे बोलते हैं कि एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बिजनेस प्रॉफिट अच्छा कमा रहा होगा। यानी कि प्रॉफिट एक्ट्स एज अ सिंबल, एक सिंबल बन जाता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बिजनेस, अगर मैं बोलूंगा एक प्रॉफिट है जो बहुत अच्छा बिजनेस कमा रहा है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, एक बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, उसका अच्छा सिंबल है। प्रॉफिट इज अ गुड सिंबल फॉर अ बिजनेस। हम शार्क टैंक इंडिया भी देखते हैं ना, तब उसमें बोलते हैं कि वो पूछते हैं प्रॉफिट कितना कमाया, वो कहता है हमारा प्रॉफिट है 25% कमाया। ऐसे चौंक जाते हैं, 25% प्रॉफिट, तुरंत समझ जाते हैं आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। बोलते नहीं बोलते? तो प्रॉफिट एज अ इंडिकेटर भी काम करता है। तो प्रॉफिट इंडिकेट वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट। Higher profit indicate the efficiency of management and lower profit indicate the inefficiency of the management। तो प्रॉफिट एक्चुअल में बताता है कि एक बिजनेस ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर एक बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो हम बोलेंगे इसका मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर एक बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो हम बोलेंगे बेटा कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है। एसीपी प्रद्युमन बोलते हैं ना,
दया कुछ तो गड़बड़ है दया। तो गड़बड़ पता लगती है क्या, कि मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, द सक्सेस ऑफ द बिजनेस कैन बी जज बाय हिज एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। सर एक बिजनेस को सक्सेसफुल क्यों माना जाता है, जब वो प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा होता है। यानी कि एक बिजनेस की सक्सेस का पीछे का राज क्या मान सकते हैं, उसके प्रॉफिट्स को मान सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। सर द प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस और रिवॉर्ड पेड टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट द बिजनेसमैन टू बियर द अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। सर मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रॉफिट टी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से बिजनेसमैन बिजनेस करता है। पागल छोड़ना यार, कोई इंसान रिस्क लेके बैठेगा, कोई इंसान इतना पैसे इन्वेस्ट करेगा, इतना रिस्क लेगा, क्यों लेता है? क्योंकि उसे पता है कि ये काम करने की वजह से मेरे को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज द ओनली रिवॉर्ड जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस करता है। बात ही समझ में आनी है। अगर समाज का भलाई करना हो, अगर खाली समाज का भलाई करना हो, तो वो इतना रिस्क थोड़ा ना लेगा यार। मैं हाथ पकड़ के दो बूढ़े लोगों को सड़क पार करवा दूंगा, तो कहीं ना कहीं तो मैं अपनी औकात अनुसार समाज का भला कर ही रहा हूँ ना। वहां पे भी तो मेरे को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। क्लियर बात है या नहीं है? लेकिन मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। तो रिस्क लेकर वो क्या करना चाहता है सर, प्रॉफिट कमाना चाहता है। रिस्क क्यों ले रहा है? क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है। वो प्रॉफिट इसी वजह से कमाता है, वो डिजायर इसी वजह से है, वो प्रॉफिट अर्न करने का, वो प्रॉफिट के पीछे लालची इसी वजह से है क्योंकि वो रिस्क लेने को तैयार है। अगर वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। रिस्क लेने को तैयार है, प्रॉफिट उसे तभी मिल सकता है। द प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। द हायर द रिस्क द मोर इज द प्रॉफिट, द लोअर द रिस्क द लेस इज द प्रॉफिट। आप लोग देखते होंगे स्टॉक मार्केट का भी ये रूल है, जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो उतना ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो ये रूल है जो कि बिल्कुल परफेक्टली एप्लीकेबल होता है। हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। अभी मैं बोलूंगा एक प्रॉफिट बहुत अच्छा है, सॉरी एक बिजनेस बहुत अच्छा है, तो मैं क्यों बोलूंगा एक बिजनेस बहुत अच्छा है? उसकी मैं गुडविल क्यों अच्छी बता रहा हूँ, उसकी रेपुटेशन क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि वो बिजनेस हो सकता है प्रॉफिट कमा रहा हो सकता है वो बिजनेस क्या कर रहा हो, प्रॉफिट कमा रहा हो। अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज अ बेटर रेपुटेशन इन द मार्केट एज कंपेयर टू द कंपनीज विच आर रनिंग इन लॉसेस। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, आप किस कंपनी पे ज्यादा भरोसा करोगे? वो कंपनी जो कि प्रॉफिट कमा रही है या वो कंपनी जो कि लॉसेस लॉसेस सफर कर रही है? ऑफ कोर्स आप उस कंपनी पे ज्यादा भरोसा करोगे जो प्रॉफिट्स कमा रही है। मार्केट के अंदर उसी कंपनी की ज्यादा इज्जत होगी जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसे कोई एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करेगा, कोई अच्छे एम्प्लॉयज उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे, उन्हें पता है सैलरी ही नहीं मिलेगी, फ्यूचर ही नहीं है। तो ऐसे करके मार्केट की पोजीशन खराब हो जाती है एक कंपनी की जो कि प्रॉफिट नहीं कमाती है। The rate of earning profit helping creating a goodwill or the company in the market. अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट हेल्प करता है उस कंपनी की मार्केट में इज्जत बढ़ाने के लिए। बात आई समझ में? तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, कृपया इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सो दैट उन्हें भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उन्हें भी एक बिजनेस स्टडीज की एक अलग दुनिया देखने को मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं तब तक, टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।